मित्रों, आज जी हिंदुस्तान के माध्यम से गुरुग्राम में इस कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा है, जिसमें आज हरियाणा की राष्ट्र को क्या देन है, हम अपनी भूमिका कैसे निभा रहे हैं, इस पर चर्चा तो होगी ही। लेकिन जैसा पहला ही विषय बताया गया कि ये जो कोविड-19 कोरोना की जो महामारी, जिससे वैसे तो पूरा विश्व ही प्रताड़ित है, देश में भी बहुत से प्रांत हरियाणा से भी बहुत ज़्यादा खराब स्थिति में हैं, दुर्लभ स्थिति उनकी बनी हुई है। हरियाणा में भी दोबारा से, जिसको एक मैं कहूँगा थर्ड वेव, ये फिर प्रारंभ हो गई है। अक्टूबर में, नवंबर में एक समय पीक पर था महामारी का प्रकोप, बाद में ये धीरे धीरे ठीक हुआ। फरवरी आते आते हमें लगा कि इसमें से निजात मिल जाएगी, लेकिन फिर से अचानक मार्च के प्रथम सप्ताह में दोबारा से इस महामारी ने फिर अपना ग्राफ बढ़ाना शुरू कर दिया और आज फिर उसी स्थिति में पहुंच गए जिस स्थिति में हम अक्टूबर और नवंबर में थे। प्रतिदिन 2500 के आसपास नए पॉजिटिव केस ही आ जाते हैं, जो इस समय एक्टिव केसेस की संख्या लगभग 12-13 हज़ार हो गई है। उसमें भी कुछ शहरों में इसका प्रकोप ज्यादा है, जिसमें खास करके गुरुग्राम है, या इस बार जीटी रोड के जो जिले हैं, पंचकुला, यमुनानगर, अंबाला, कुरुक्षेत्र, करनाल, पानीपत, इन जिलों में प्रकोप ज्यादा है। कोई अलग से कारण तो नहीं ध्यान में आ रहा कि किस स्थान पर क्यों ज्यादा होता है, लेकिन सामान्यतः जहां भीड़ भाड़ के इलाके होते हैं वहीं ज्यादा तेजी से प्रकोप फैलता है। फिर भी हमने दोबारा से जो व्यवस्थाएं पहले एक बार की थी, जिसमें प्रिवेंटिव मेजर्स भी थे, निषेधात्मक बातें भी थी, क्यूरेटिव भी थे, अर्थात उसका कैसे निदान किया जाए, इलाज कैसे किया जाए, इस पर भी सारा जोर हमारा था। फिर से चाहे मास्क की बात हो, चाहे सैनिटाइजेशन की बात हो, चाहे डिस्टेंस रखने की बात हो, या गैदरिंग्स, इसके ऊपर एक कंट्रोल करने की बात हो, विवाह शादी है या सभाएं हैं, किसी व्यक्ति के चले जाने पर, मानो जब हम किसी के दाह संस्कार में जाते हैं उसमें भी गैदरिंग कम रखी जाए, ऐसे सारे निर्देश दिए गए हैं। स्कूलों को भी, छोटे बच्चों के स्कूलों को हमने 30 अप्रैल तक बंद रखने का निर्णय लिया है। और जहां निषेधात्मक बातें हैं उसमें कंटेनमेंट जोन्स, छोटे कंटेनमेंट जोन ये भी बनाए गए हैं। क्यूरेटिव जो इलाज के नाते हॉस्पिटल्स में सब व्यवस्थाएं पूरी कर दी हैं, चाहे ऑक्सीजन बेड्स हैं, आईसीयू बेड्स हैं, सामान्य आइसोलेशन बेड्स हैं, इनकी संख्या पर्याप्त है। वैक्सीनेशन का टीका ये भी पिछले 2 महीने से चल रहा है, इसकी संख्या भी हमारी प्रतिदिन 1 लाख लोगों को और वैक्सीनेशन के टीके लग रहे हैं। अभी तक लगभग 22.5 लाख लोगों तो को, कल तक की जो फिगर थी, ये हरियाणा के लोगों को वैक्सीनेशन टीके लग चुके हैं। लगातार ये संख्या बढ़ रही है। अभी 45 वर्ष से ऊपर जिनको कोई ना कोई बीमारी है, अथवा 60 वर्ष से ऊपर सभी लोगों को ये टीके लगाने की बात की है। अब आगे से और भी जो बाकी लोग हैं 45 वर्ष से ऊपर, सब लोगों को टीके लगाने की बात ये हमने कह दी है। तो ऐसे सब लोगों को आप अपील कर रहे हैं कि इस रास्ते पर चलने से इसको हम रोक पाने की शायद स्थिति में आ जाएंगे, इसकी गति को कम करने की स्थिति में आएंगे। ये कब खत्म होगा, कैसे खत्म होगा, इसका कोई विधि विधान अभी तक तो ध्यान में नहीं आ रहा, क्योंकि पूरी दुनिया में ये इसी प्रकार का एक क्रम चल रहा है। फिर भी हमारे हाथ में जितना है वो हम सब करेंगे और सब लोग करेंगे, क्योंकि इसमें केवल अकेले सरकार करेगी उससे काम चलेगा ऐसा नहीं है। ये सबसे अपील है कि सामूहिक तौर पर इस चीज का संकल्प लें कि जो बताई गई बातें हैं उसके ऊपर हम पूरा उतरे, खरा उतरे। तो मैं आज इस कार्यक्रम के माध्यम से हरियाणा की जनता को, या जहां तक भी ये हमारे चैनल का प्रसारण हो रहा है, उन सबको ये कहूंगा कि कोरोना से बचने का एकमात्र उपाय यह है कि हम सावधानी बरतें, लापरवाही न करें।
हाँ, पैनिक भी नहीं फैलाना है, क्योंकि पिछले वर्ष इसी मार्च और अप्रैल महीने में एक पैनिक फैला था। हमारे यहाँ की इंडस्ट्री बंद हो गई थी, लेबर के लोग अपने अपने घरों को चले गए थे, बाजार बंद हो गए थे, वो भी कोई उसका निदान नहीं है। इसमें हम अगर बाकी चीजों को ध्यान रखेंगे तो शायद अपनी चलती हुई आर्थिक स्तर पर ये जो हमारी गाड़ी है वो नहीं रुकेगी, क्योंकि कोरोना की लड़ाई में कहीं हमारा आर्थिक गतिविधि बंद हो गई तो वो अपने आप में एक बहुत बड़ा संकट होता है, उसको भी नहीं आने देना और हमें कोरोना को भी रोकना है। इन बातों को ध्यान रखेंगे तो मैं समझता हूं कि हम हरियाणा में इस बात को कंट्रोल कर पाएंगे। धन्यवाद। बहुत बहुत शुक्रिया सर। और मुझे लगता है कि आपकी सोच, आपके विचार इस प्रदेश की मजबूती के लिए बहुत महत्वपूर्ण है और इसीलिए अब आगे हम 1-on-1 सेशन करेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया। मैं पुरुषोत्तम सर का शुक्रिया करना चाहूंगी और इसके साथ ही अब हम नेक्स्ट सेशन स्टार्ट करेंगे सर के साथ 1-on-1 के लिए। और उम्मीद करती हूं कि वो सारे सवाल जो आपके प्रदेश की जनता जिनके जवाब चाहती है मैं पूछ पाऊं, और बाकी ओपन सेशन भी हम लोग रखेंगे जिसमें कई सारे बड़े बिजनेसमैन हमारे साथ यहाँ पे मौजूद हैं आपके प्रदेश से, जिनको उम्मीद है कि उन्हें वो जवाब, वो भरोसा, वो मजबूती खुद मुख्यमंत्री के मुंह से और मुख्यमंत्री की बातों से मिल पाए। देश कोरोना के दौर से उबर रहा था सर, और उस वक्त हरियाणा की भूमिका इस देश के लिए महत्वपूर्ण रही, लेकिन आज हम फिर से उन हालातों में हैं जैसा अभी आपने जिक्र किया कि जो हम अक्टूबर-नवंबर 2020 देख रहे थे, फिर से आज हमारे सामने वो मुश्किल है, वो पेंडेमिक का दौर है। हरियाणा उसके लिए कितना तैयार है? देखिए, जैसे मैंने बताया कि हम हर प्रकार की सावधानी बरतने के लिए तैयार हैं और इसमें कोई अलग प्रांत के अनुसार कोई कंपटीशन नहीं है, बल्कि सब लोगों को मिल करके और इस लड़ाई को लड़ना होगा। बीते कल ही प्रधानमंत्री जी ने देश के सभी मुख्यमंत्रियों को बुला करके वीडियो कॉन्फ्रेंस की थी और उसमें जो जो तैयारियां सब प्रदेशों की हैं, सबने अपनी तैयारी बताई। विशेष तौर पर जो 7 प्रदेश इसमें बहुत ज्यादा अफेक्टेड हैं, उन प्रदेशों के मुख्यमंत्रियों ने अपनी तैयारी बताई है। हम तो उसमें 11वें स्थान पर ही अभी हैं। उन 7 प्रदेशों में तो ज्यादातर जो केसेस हैं वो महाराष्ट्र है, गुजरात है, मध्य प्रदेश है, पंजाब है, इस प्रकार के जो सारे प्रदेशों की चर्चा वहां हुई है। लेकिन हमने भी जो निर्देश हमको मिले हैं उसको सबको हम सब कर रहे हैं। विशेष तौर पर उसमें जो टेस्टिंग है, उस टेस्टिंग के ऊपर चाहे वो एंटीजन टेस्टिंग हो या एंटी-पीसीआर हो, तो उस सारे को करके, और जितने पॉजिटिव केसेस ध्यान में आते हैं, लोग संपर्क में आए हैं, सामान्यतः 2 दिन में व्यक्ति को 30-35 लोगों के साथ संबंध बनता है, ऐसी एक एवरेज है। तो हम उसके आसपास के 30-35 लोगों का भी टेस्टिंग करते हैं और उस टेस्टिंग में यदि कोई और भी पाया जाता है कोरोना पॉजिटिव तो उसको भी आइसोलेट करते हैं, उसमें घर में रखते हैं या आवश्यकता पड़ने पर उसको हॉस्पिटलाइज करते हैं। वो सारी व्यवस्थाएं करते हैं। प्रधानमंत्री जी जिस बात पर जोर दे रहे थे कि हमें टेस्टिंग ज्यादा से ज्यादा करनी होगी, अवेयरनेस पे ज्यादा ध्यान देना होगा, लोगों को इन्फॉर्मेशन ज्यादा से ज्यादा बढ़ानी होगी कि किन चीजों का हम ख्याल रखें। लेकिन हरियाणा की मैं खासकर बात करूं तो एक वक्त जब हम कोरोना का वो दौर झेल रहे थे, बहुत सारी संख्या में मजदूर थे यहाँ पे, पलायन की, मजदूरी की समस्या हुई। अब अगर दूसरे फेज में हम आते हैं, मैं लॉकडाउन की बात नहीं कर रही हूँ कि हम लोग उस तरफ उतनी उम्मीद नहीं करते कि अगर हम फिर से लॉकडाउन की स्थिति को देखेंगे, क्योंकि सरकारें अपनी अपनी जगह मजबूती से काम कर रही हैं। तो हरियाणा किस दिशा में बढ़ रहा है उन मजदूरों के लिए, उन लोगों के लिए जो यहाँ से पलायन सिर्फ अपने रोजगार नहीं होने की वजह से करेंगे, किस दिशा में करेंगे? क्योंकि इस बार हम इसकी विशेष बात को ध्यान में रख रहे हैं। पहली बात तो मैंने कहा कि पैनिक हम नहीं फैलने देंगे और उसमें सावधानियां बरतने के लिए, चाहे वो व्यापार है, उद्योग है, छोटी इंडस्ट्री, बड़ी इंडस्ट्री, कि वो डिस्टेंस को जरूर मेंटेन करें, मास्क जरूर लगाएं, सैनिटाइजर का उपयोग करें। तो ऐसी चीजों को रखने से भी कम से कम उसको फैलाव को हम रोक सकेंगे। और यदि कोई कोरोना पॉजिटिव टेस्ट होता है तो उसका हम उचित ध्यान रखेंगे। हमने स्कूलों के लिए जरूर प्रावधान किया कि जो मिडिल स्कूल तक हमारे विद्यालय हैं उनको हमने 30 अप्रैल तक अभी बंद किया है। मुझे लगता है कि ये स्थिति उस प्रकार की नहीं आएगी जैसे पिछली बार आई थी। कोई प्लान की बात, बाजार बंद करने की बात हम नहीं करेंगे। ज्यादा एक रात्रि के समय का जो जिसको कहना चाहिए रेस्ट्रिक्शंस,
वो करना हाँ, और उसको मैं नाइट कर्फ्यू नहीं कहूंगा, बल्कि उसको मैं कोरोना कर्फ्यू कहूंगा। वो ज्यादा मुझे लगता है ज्यादा लोगों को समझ आएगा। हाँ, तो जहां जहां कोरोना ज्यादा फैल रहा है उन स्थान विशेष के ऊपर अगर रात्रि की मूवमेंट को थोड़ा रोकना पड़ेगा तो रोकेंगे, क्योंकि रात को भी कई स्थानों के ऊपर जो बड़े शहर है वहां गैदरिंग्स बहुत होती हैं, विवाह शादी की गैदरिंग्स हैं, पार्टीज करते हैं लोग, खास करके हमारा गुरुग्राम जो है उससे बहुत एक प्रकार से प्रभावित है। हाँ, तो गुरुग्राम जैसे स्थानों के ऊपर इसको कंट्रोल हमको करना पड़ेगा और इसका मानस भी सबको बना के रखना चाहिए, क्योंकि हम पहले से ज्यादा कैजुअल हो गए हैं। प्रधानमंत्री जी ने भी यही चिंता जताई थी कि हम पहले से ज्यादा कैजुअल हो गए, अब हम उसको कोरोना की तरह बहुत सोच नहीं रहे हैं। शायद इस वजह से ये नाइट कर्फ्यूज या आपकी भाषा में जान है तो जहान है। अगर हम सुरक्षित रहेंगे तो फिर बाकी सारे काम आगे हो जाएंगे, पार्टियां भी हो जाएंगी, सब कुछ हो जाएगा। लेकिन अगर हमारे जीवन को खतरा पड़ गया तो फिर बाकी चीजें सब निकल जाएंगे हाथ से। मैं अपने दर्शकों को बताऊंगी कि हरियाणा जो है वो स्टार्टअप इंडिया कार्यक्रम में सबसे आगे है और 4,000 से ज्यादा युवा स्टार्टअप में रजिस्ट्रेशन करा चुके हैं। ऐसे में देश में ये जो कोशिश आपकी है वो रोजगार में कितना तब्दील हो पाएगी, इस पर कितना भरोसा हरियाणा सरकार जता पाती है? देखिए, हमने रोजगार के नाते से बहुत से रास्ते बनाए हैं युवकों के लिए, स्टार्टअप उसमें से एक है। आपको ध्यान में होगा कि हमने एक यूनिवर्सिटी बनाई है, स्किल डेवलपमेंट यूनिवर्सिटी। स्किल डेवलपमेंट यूनिवर्सिटी का मतलब ये है कि पढ़ाई के बाद एक नौजवान को कुछ और भी करना आना चाहिए जिससे सीधा व्यवसाय उसको मिल सके। पलवल के अंदर यूनिवर्सिटी हमने बनाई है, उसमें सीधे 12,000 विद्यार्थी तो यूनिवर्सिटी के माध्यम से ही अपने आप को ट्रेंड करेंगे, उसकी स्किलिंग हो पाएगी। इसके अलावा भी हमने लगभग 50 बड़े उद्योगों के साथ एमओयूज किए हैं उस यूनिवर्सिटी ने, कि उद्योग भी यदि अपने लोगों को ट्रेंड करना चाहे, उनको स्किलिंग देना चाहे, और उस स्किलिंग के बाद सर्टिफिकेशन जो यूनिवर्सिटी का होगा, इंफ्रास्ट्रक्चर उस इंडस्ट्री का होगा, और उसके बाद वो अपने हाउस को प्लेसमेंट करेंगे तो वो भी एक रोजगार मिलेगा। और रोजगार के नाते तो हमने जैसे ग्रेजुएट्स, पोस्ट ग्रेजुएट्स, इसके लिए युवा सक्षम युवा, ये जो योजना बनाई है कि अगर किसी के पास रोजगार नहीं है, वो अपना रजिस्ट्रेशन कराए, 100 घंटे महीने का काम गारंटेड हम देंगे और बदले में एक स्टाइफेंड 9,000 रुपया, 7,500 रुपया, ताकि उसको जेब खर्च मिलता रहे, आगे की तैयारी अपनी वो कर सके। तो ये सब भी हम कर रहे हैं। और जहां तक रोजगार की बात है, हमारे यहाँ इंडस्ट्री, चाहे वो बिग इंडस्ट्री है, चाहे वो एमएसएमई है, उसमें भी पिछले 5 साल के अंदर मैंने 5 लाख लोगों को रोजगार दिया है। हर साल 1 लाख रोजगार उसमें दिया जाए और 1 लाख लोग कुल 5 साल में सरकारी नौकरी भी मिले। सेल्फ एम्प्लॉयमेंट, प्रधानमंत्री जी ने जो मुद्रा योजना चलाई, उस मुद्रा योजना में चाहे वो शिशु योजना है या उसमें बाल योजना है, वो सारी योजनाओं के माध्यम से और उनको सबको लोन दिया जाता है। जैसा कोई काम कर सकता है, 1 करोड़ रुपए तक का लोन ये युवाओं को दिया जाता है। बीते 1 साल की मैं बात करूं, मेरे पास कुछ डाटा है जो मेरी रिसर्च टीम ने मुझे दिया है कि 1 साल में करीब 2409,000 करोड़ रुपए के निवेश के साथ 53 बड़े मध्यम नौकरी नहीं और 14,804 सूक्ष्म लघु उद्योग यहाँ लगे। वो थोड़ा और टाइप का होता है, उस चश्मे के ऊपर लिखा होता है विपक्ष। तो विपक्ष है, उसको जो सूट करेगा वो उसको बोलना है। अब जैसे उदाहरण के लिए हमने अपना एक मैकेनिज्म बनाया है जिसमें लोगों का कि जो बेरोजगार है वो डिक्लेयर करेगा मैं बेरोजगार हूं। तो इस समय तक उस पोर्टल पर कुल मिलाकर 2.25 करोड़ लोगों ने अपना डाटा भरा है और जिसमें से मात्र लगभग 13 लाख लोगों ने ये कहा है कि हम बेरोजगार हैं। अब 2.25 करोड़ में 13 लाख मतलब 6% हुआ। 6% खुद कह रहे हैं कि हम बेरोजगार हैं और हमारे विपक्ष के लोग वो एक CMIE शायद कोई एक मैगजीन है, एक संस्था है, उसका डाटा लेके फिरते हैं। और उस डाटा के बारे में मैंने तो विधानसभा में वक्तव्य दिया कि जो CMIE का जो डाटा बोलते हैं उसके जो मैनेजमेंट का ग्रुप है, मिस्टर शाह है कोई, और वो 2016 का 2014 का जो चुनाव हुआ लोकसभा का 15 का, उसमें कांग्रेस की मैनिफेस्टो कमेटी का वो मेंबर है शाह। कांग्रेस का एक सक्रिय व्यक्ति और वो एक मैगजीन चलाता है, वो डाटा देता है। तो डाटा तो जहां बीजेपी की सरकार होगी वैसे डाटा देना उसका धर्म है, वैसा ही देगा वो, ताकि इनको लगे कि हाँ भाई इस बात को फैलाया जा सके। एक समय ऐसा था कि उसी मैगजीन ने आज से 3 साल 4 साल पहले एक डाटा दिया था कि हरियाणा के अंदर 3% बेरोजगारी है। वही मैगजीन आज डाटा दे रही है कि हरियाणा में
35% बेरोजगारी थी, अब 24% रह गई है। हमारी बेरोजगारी इतनी झूलती है 2% से 35%, 35% से 24%, तो ये करामात उस मैगजीन की है, हम तो क्या करें। एक और हरियाणा उद्यम मेमोरेंडम पोर्टल की मैं बात करूंगी, उससे छोटे व्यापारियों को, छोटे उद्योगपतियों को क्या फायदा होगा? मतलब क्योंकि आप एक डेटाबेस तैयार कर रहे हैं, क्या है उस पोर्टल मेमोरेंडम में? देखिए, हम कई तरह की नई व्यवस्थाएं खड़ी कर रहे हैं। ये तो उद्योग के बारे में आपने बात कही, मैंने तो हरियाणा के सब लोगों का रजिस्ट्रेशन कराने के लिए, हर परिवार का रजिस्ट्रेशन कराने के लिए एक परिवार पहचान पत्र ऐसी एक स्कीम बनाई है, ताकि अभी तो सैंपलिंग हर एक चीज में सैंपल सर्वे होता है। हमने कहा सैंपल सर्वे से काम नहीं चलेगा, हर परिवार की वास्तविक स्थिति क्या है इसकी जानकारी मिलेगी। और उसके अंदर आज 68 लाख में से लगभग 62 लाख लोगों ने अपना डाटा रजिस्टर कर दिया है, परिवारों ने। 68 लाख में से 62 लाख परिवार, लगभग 2.25 करोड़ लोग जिन्होंने ये डाटा अपना भर दिया है। और उसमें वो क्या करते हैं, इनकम कितनी है, परिवार में कितने सदस्य हैं, उसमें कमाने वाले कितने हैं, या जो नॉन अर्निंग लोग हैं वो कितने हैं, उनकी एजुकेशन कितनी है, सब डाटा उसके अंदर भरा हुआ है। उस आधार पर हम कहते हैं कि उसका व्यवसाय कहाँ है, कितना है। खास करके प्राइवेट उद्योग का हमको जानकारी कई बार नहीं मिल पाती है। इसमें से आया था कि इंडस्ट्री, हर इंडस्ट्री अपने आप को रजिस्टर करे, चाहे वो बड़ा उद्योग है चाहे वो छोटा उद्योग है। आज रजिस्टर्ड संख्या कोई भी उद्योग की, क्योंकि छोटे बड़े सब तरह के उद्योग हैं, तो हमने कहा जो सबसे पहले 10 एम्प्लॉइज या इससे ऊपर के उद्योग हैं वो अपने आप को रजिस्टर करें। वहां कौन आदमी काम करते हैं, वो आदमी हरियाणा के हैं, बाहर के हैं, पढ़े लिखे हैं, अनपढ़ हैं, या उनका उनके जो सुविधाएं उनको पूरी मिलती हैं कि नहीं मिलती हैं, ईपीएफ उनका कटता है कि नहीं कटता है, ईएसआई का लाभ उनको मिलता है कि नहीं मिलता है। आखिर इसके अंदर उनको भी लाभ मिलेगा, और कल को उद्योग को भी कोई कठिनाई आती है तो उस उद्योग का रजिस्ट्रेशन हमारे पास होगा, तो उस उद्योग की सहायता भी सरकार कर सकती है। सरकार के पास हर प्रकार का डाटा एट एवरी टाइम ये होना ही चाहिए। सरकार की नीतियों से लोगों का विश्वास जीत रही है सरकार, ये कहूं, क्योंकि एक तरफ आपने अभी विश्वास मत जीता, जो अविश्वास का शोर मचा रहे थे उनके लिए क्या कहेंगे? वो तो धराशायी हो गए। और अब वो कहते हैं ना कि खिसियाई बिल्ली खंबा नोचे। वो कहते हैं आप विधानसभा में तो इन्होंने विश्वास मत प्राप्त कर लिया, लेकिन जनता में अविश्वास है। अरे भाई, जनता का विश्वास तो मिलता है चुनाव में। हमने अभी चुनाव में जीता है तो जनता का विश्वास हमको मिला है 2019 के अंदर। अब 2024 में फिर चुनाव जीतेंगे, तब तक तो विधानसभा में ही करना पड़ेगा उनको। और विधानसभा में मैंने तो ये कहा है कि हरियाणा में अभी तक 1966 से लेकर अब तक ये 5वीं बार अविश्वास प्रस्ताव आया है पिछले 53 सालों में, यानी हर 10 साल में एक बार आता है, जबकि प्रावधान है कि हर 6 महीने में लाया जा सकता है। तो मैंने ये कहा है अपने कांग्रेस के मित्रों को कि आप ये अविश्वास प्रस्ताव लेके आए, आपका धन्यवाद, क्योंकि इसके माध्यम से हमको अपना लेखा जोखा जनता के सामने रखने का मौका मिलेगा। मैं ये चाहता हूं कि लोकतंत्र के इस सिस्टम में हरियाणा के विपक्ष को रिकॉर्ड बनाना चाहिए कि आप हर 6 महीने बाद अविश्वास प्रस्ताव लाया करो। 3 साल बचे हैं, 6 बार लेके आओ। अच्छा, अब मुझे लगता है कि बहुत सही मौका भी है, इसलिए मैं पूछ लेती हूँ। किसान आंदोलन को हमने बहुत जबरदस्त तरीके से कवर किया और हर पक्ष को दिखाया। ये किसान आंदोलन का जो विरोध था वो भी आप राजनीतिक विरोध मानते हैं, या सचमुच उस बिल के खिलाफ लोगों को जो समस्याएं थी इसीलिए लोग सामने आ रहे थे? देखिए, वास्तव में एक किसान का आंदोलन नहीं है, ये एक राजनीतिक आंदोलन है। और राजनीतिक नेता, वो राजनीतिक नेता कुछ किसान भी हो सकते हैं, लेकिन सारे किसान इसके साथ जुड़े हुए हैं मैं बिल्कुल नहीं मानता, क्योंकि किसानों की जो समस्याएं हैं वो उनको समझ में है। और ये 3 कानून क्या हैं, ये जो आंदोलनकर्ता लोग हैं इनमें से भी 5-10% तो इसके बारे में कुछ व्याख्या कर सकते हैं, क्या इसका ये क्लॉज ये है, ये धारा ये है। 95% लोगों को ये पता ही नहीं है कि 3 कानून क्या है। ये तो एक जैसे एक होड़ लगती है, क्या भी पीछे से चला आ रहा है हम भी कर रहे हैं, आगे से चला आ रहा है हम भी कर रहे हैं। वो एक ऐसी कहानी है, वो जो हमारी बहनें बैठी है इसलिए मैं सुनाता नहीं हूँ तो एक ऐसा कहावत में पुरुषों में सुना दिया करता हूँ। तो ऐसी कुछ कथाएं चल पड़ती हैं, पीछे से चल रहा, आगे से चल रहा, तो भेड़ चाल जैसी होती है ऐसी चल रही है। तो इसलिए किसानों की समस्या है इसमें कहीं नहीं है। किसान की, हरियाणा की समस्या को हम जानते हैं, हमने उसको हर दृष्टि से, जैसे मान लो सब्जी के किसान हैं,
उनका कभी कभी क्या होता है कि रेट इतना कम हो जाता है क्योंकि किसान की सब्जी की फसल पेरिशेबल है, कभी थोड़ी क्वांटिटी ज्यादा हो गई, डिमांड कम हो गई, धड़ाम रेट गिरते हैं और लोग टमाटर जैसे फसल को सड़कों पर फेंक देते हैं, हम नहीं बेचेंगे क्योंकि इतना पैसा भी नहीं मिलता बाजार जाने तक का। हमने कहा कि नहीं, हम भावांतर भरपाई योजना देंगे, किसान की जो फसल की लागत है उससे कम आपका बिके तो घाटा सरकार देगी। और हमने 16 सब्जी और फलों के ऊपर भावांतर भरपाई योजना लागू की है, देश में किसी ने लागू नहीं की। एमएसपी केंद्र सरकार उसकी घोषणा करती है, एक 17-18 फसलों के ऊपर की हुई है, लेकिन हमारे जो भी प्रदेश हैं सिवाय धान और चावल इसके अलावा कुछ नहीं खरीदते। हम धान चावल के अलावा कपास है, सरसों है, मूंग है, मूंगफली है, सूरजमुखी है, बाजरा है, मक्का है, इस बार जौ जोड़ रहे हैं। तो 9-10 फसलें हम एमएसपी पर खरीद रहे हैं, जबकि हम पता है कि बाजरा का बाजार भाव 1200-1300 रुपया क्विंटल है, हम 2150 रुपया खरीद रहे हैं। 800 रुपया क्विंटल हमने बाजरा के किसानों को ज्यादा दिया है, ये आज दक्षिण हरियाणा जानता है। मैं इसलिए यहाँ जोड़ देती हूँ इसको क्योंकि हाल ही में प्रदेश में आपने गेहूं के जो खरीद के नियम थे उसमें बदलाव किया, तो विपक्ष ने कहा देखिए दबाव में आना पड़ा सरकार को। नहीं, क्या बदलाव किया? कोई बदलाव नहीं किया है। जैसा हमने सिस्टम बनाया, मेरी फसल मेरा ब्यौरा, ये हरियाणा इज द फर्स्ट स्टेट टू डू सच ए सिस्टम। क्या हर किसान को बताना होगा कि मैंने अपनी फसल क्या बोई है, और उसको हम इंसेंटिव भी देते हैं इसको बताने के लिए हर साल कि जाके जमा कराओ, 20 रुपया एकड़ के हिसाब से पैसा ले जाओ। केवल बताना ही तो है। गांव गांव में कंप्यूटर है, गांव गांव में सीएससी सेंटर्स हैं, जाके बता देते हैं, और हमारी सारी खेती जो है उसकी रजिस्ट्रेशन होती है। बाद में हर फसल के समय मंडी में जो आनी होती है उसको हम बताते हैं। गलती मतलब क्या ये हुई? फैसला किसान आंदोलन के दबाव में नहीं हुई था। नहीं, ये गलती हुई। हाँ। गलती क्या हुई? किसानों ने जाकर के जैसे रजिस्ट्रेशन कराया, अब वो सीरियल नंबर 1, 2, 3 जिस भी मंडी में मानो 500-700 किसान थे वो हो गया। हमारे लोगों ने उसको जम्बल्ड तरीके से उन सब किसानों को डेट दे दी 1 to 800। ये नहीं ध्यान रखा कि जो 1 वाला है पता नहीं उसकी फसल किस दिन आएगी, और 800 वाला है उसकी फसल किस दिन आएगी। वास्तव में किस दिन किसान की फसल पकती है ये किसानों को पता है, ये हमारे कंप्यूटर चलाने वालों को पता नहीं है। वो उनसे गलती हो गई, उन्होंने अपने हिसाब से डेट तय कर दी, बाद में ये कहा कि ठीक है डेट चेंज करा लो, अब उनको डबल काम हो गया। हमने उसको जरूर कहा कि नहीं, अब किसान जिस दिन कहेगा कि मेरी फसल उस दिन आई है, उस दिन आके शेड्यूलिंग करा ले और दर्ज कर ले, उस दिन आके बेच दे। इतनी बदल की है। तो ये किसान को सीधा पेमेंट देंगे, हमने विधानसभा में घोषणा की थी, आज भी वो चल रहा है। किसान की फसल, पैसा भी किसान का, तो किसान को जाना चाहिए। मैं इसलिए भी इसमें एक और चीज ऐड कर देती हूँ। मतलब बहुत सारी योजनाएं हैं। आपने प्रगतिशील किसान ट्रेनर की बात की, आपने किसान सम्मान योजना की बात की, प्रगतिशील किसान सम्मान योजना की, किसान मित्र योजना की बात की, हरियाणा कृषि यंत्र अनुदान योजना जैसी बात हुई। तो ये मैं मानूं कि एक और गलती हो गई कि आप अवेयर ही नहीं कर पाए, लोगों को पॉलिसीज के बारे में नहीं पता था। अवेयर है। जैसे मैंने बताया कि इसके इतनी सारी चीजों के बावजूद अगर किसान नाराज हो, नाराज नहीं है, मैं तो बता रहा हूं, आज गांव में किसान बैठा है, उसको पता है कि बहुत अच्छे काम हो रहे हैं, बहुत अच्छे काम हो रहे हैं। लेकिन जो ये राजनीति है ना, ये एक ऐसी चीज है, इसका शायद आपको अनुभव है कि नहीं, मुझे तो अच्छी तरह अनुभव है। ये जो राजनीतिक जो कीटाणु होते हैं और जिनकी 10 साल तक सत्ता, क्योंकि पहली बार कांग्रेस को लगातार 10 साल बाहर रहना पड़ रहा है, वरना हर 5 साल बाद कांग्रेस किसान के रूप में आ जाती थी। तो कांग्रेस को सत्ता से बाहर रहने का ज्यादा अनुभव नहीं है, हमारा अनुभव बहुत है। हमने तो शुरू में देश की आजादी के बाद 1977 तक 77 तक बाहर ही रहे थे। पहली बार कुछ लोग मंत्री हमारे बने केंद्र सरकार में, जनता पार्टी में, वो भी 80 में चले गए। 80 के अंदर जनता पार्टी टूट गई। 84 में 2 ही सांसद रह गए लोकसभा में। फिर 1987 में हरियाणा में हम एक समझौते की सरकार में चौधरी देवलाल जी के साथ हमारे कुछ मंत्री बने। 91 में फिर वो चले गए। 96 में फिर हम चौधरी बंसीलाल जी के साथ बने। 99 में वो भी चले गए। तो हमारा बाहर रहने का अनुभव ज्यादा है, उनका नहीं है। उनको डंक ज्यादा जोर से लगता है, तो इसलिए वो जो परेशानी है उनकी, और कई बार तो जैसे कुछ टाइम बार हो जाती है,
हमारे कांग्रेस के नेता तो ऐसे हैं कि वो आगे 4 साल के बाद वो टाइम बार हो जाएगा सत्ता प्राप्त करना उनके लिए। उनको तकलीफ है कि जल्दी सत्ता आए, जल्दी सत्ता आए, अविश्वास लाओ, गिराओ सरकार को, नए चुनाव कराओ, हमारी सरकार आएगी, नहीं आ सकती। मुख्यमंत्री के तौर पे आपका भी दूसरा कार्यकाल है, कौन सी ऐसी चुनौतियां हैं जिनको आपको लगता है कि अभी काम बाकी रह गया, अभी ये बहुत जरूरी रहेगा? देखिए, जनता को सुख पहुंचाना, उसका हित करना, इसकी कोई सीमा नहीं। स्काई इज द लिमिट। हमारे पास इतने बहुत काम हैं। आज गरीब लोगों की भी बहुत स्थिति है, वो काफी खराब है। हम चाहते हैं कि जो सबसे ज्यादा पिछड़ा हुआ है, सबसे ज्यादा गरीब है, वो ऐसे इस हॉल में बैठ के अनुमान नहीं लगा सकते। अगर हम बस्तियों में जाएं, जो कि झोपड़ी में गरीब छोटे से कमरे में 4 लोग रहते हैं, वहीं सब व्यवस्था अपनी करते हैं, कमाने वाला 1 है, खाने वाले 8 हैं, और वो भी मजदूरी करके लाते हैं, ठीक से बच्चों को पढ़ा नहीं पाते हैं। तो ऐसे परिवारों का उत्थान करना, इसके लिए हमने स्कीम बनाई है मुख्यमंत्री परिवार समृद्धि अंत्योदय परिवार उत्थान योजना। यानी उसमें हम क्या कर रहे हैं कि जो सबसे न्यूनतम आय का व्यक्ति या परिवार, सबसे पहले उसका अधिकार है सरकार की सारी योजनाओं पर। अगर उसको हम मेरिट बनाएं, लोएस्ट द इनकम द फैमिली हैज, ही इज ऑन द हाईएस्ट मेरिट ऑफ अवेलिंग द स्कीम ऑफ द गवर्नमेंट। हाईएस्ट लेवल, हाईएस्ट प्रायोरिटी उसकी होनी चाहिए। और उसके लिए हमने पहले डिक्लेरेशन के माध्यम से पता किया कि कितने परिवार ऐसे हैं जिसकी एक 25,000 रुपए साल की इनकम है, कितने ऐसे जो 50,000 से भी नीचे हैं। लाखों परिवार आज ये कहते हैं। अब वो ठीक कहते हैं, गलत कहते हैं, अलग बात है, लेकिन वो कहते हैं कि हमारी इनकम 50,000 से भी कम है साल की, अर्थात 4,000 रुपए महीना। अब हमने उसका सर्वे करना शुरू किया है, इनकम वेरिफिकेशन। लोकल कमेटीज बनाई है। लोकल कमेटीज में केवल गवर्नमेंट के आदमी नहीं, 2 गवर्नमेंट के आदमी, 3 उसमें बाहर के सोशल वर्कर, वॉलंटियर्स, कॉलेज स्टूडेंट्स, ये जोड़े हैं कि आप जाइए मोहल्ले में, बस्ती बस्ती में, हम आपको परिवार देते हैं नाम, उन परिवारों में जाकर के अनुमान लगाइए कि ये जो बता रहे हैं यही ठीक है या इसने गलत बोला है। कुछ ठीक भी बात कर रहे हैं और कुछ ऐसे भी हैं, कुछ ना कुछ सोचते हैं कि ये बताने से शायद लाभ मिल जाएगा, अपनी आय कम से कम बताओ। कई तरह के ऐसे समाज के अंदर लोग रहते हैं। तो उस समाज को सत्य बोलना, ये भी बताना पड़ेगा। और जो वास्तव में कमजोर है, जो डिजर्व करता है, उसकी सेवा करना, सहायता करना, ये भी हमारा काम है। 1 अप्रैल से हमने तय किया कि जो पहले 1 लाख परिवार होंगे, जो लोवेस्ट इनकम के होंगे, उनको 7 विभागों को तय किया है कि 7 विभागों में जो काम ये व्यक्ति कर सकता है परिवार का, उसको जाके उसको रोजगार दो, काम दो। उसके ऊपर वजन कम से कम पड़े, इनकम ज्यादा हो जाए, ऐसी सब योजनाएं बनाई है। और कुछ नहीं है तो वो 2 दुधारू पशु बांधेगा, गाय या भैंस, उसके चारे की व्यवस्था कराएंगे, सेवा करेगा, उनकी दूध निकालेगा, बेचेगा, उसमें से उसको 10,000 रुपए 15,000 रुपए महीना मिलेगा। और कुछ नहीं है तो हमारे जितने सरकारी काम होते हैं, मजदूरी के काम होते हैं, अगर मजदूरी भी उसको मिलती है तो 600-700 रुपया रोज की मजदूरी है, उसको 18-20,000 रुपए महीना मिल सकता है। साल में नहीं 12 महीने मिलेगा, 8 महीने मिलेगा। तो न्यूनतम 1 लाख रुपया प्रति परिवार की इनकम ये सुनिश्चित करना, ये हमने उस 1 लाख परिवार का तय किया है। 1 अप्रैल से उस पर और काम होगा? नहीं, चल रहा है, उस पर शुरू हो गया काम। बहुत सारे लोग, क्योंकि आपके प्रदेश के कई सारे बिजनेसमैन हमारे साथ हैं और उद्योगों पे बात कर रही हूं मैं, आप लोग अपने सवाल तैयार रखें, लेकिन मेरे पास भी एक सवाल है, क्योंकि प्रधानमंत्री आत्मनिर्भर भारत की बात कर रहे हैं और हम, मुझे लगता है देश उस दिशा में बढ़ भी रहा है। लॉकडाउन के बाद या कोरोना के इस कंडीशन के बाद तो हम लोग और मजबूत हो गए हैं। हम सोचने लगे हैं कि हमें वोकल फॉर लोकल होना है, हमें इस पैंडेमिक के साथ भी जीना है। ये सब हमारे सोच में आ चुका है। आपका प्रदेश एक औद्योगिक राज्य है, कौन सी ऐसी मूलभूत चीजें हैं जिन पर अभी जोर देना बाकी है औद्योगिक क्रांति को फिर से यहाँ पर एस्टेब्लिश करने के लिए? देखिए, हर क्षेत्र में आवश्यकता है हमें, चाहे वो अच्छी शिक्षा देना, इसके लिए हमने काम करना शुरू किया है। अच्छी स्वास्थ्य सेवाएं देना, इस पर अच्छा हम काम करना शुरू किया है। जब शहरी कल्चर थोड़ा नजदीक हो जाता है, ज्यादा हो जाता है, तो उसमें थोड़ा लैंड रोड की स्थिति पर भी ध्यान देना होता है। सुरक्षा के नाते ये हमने सारा काम करना है। फिर वो अपने पैरों पर खड़ा हो, स्वावलंबन, ये उसका बहुत जरूरी है। और थोड़ा सा स्वाभिमानी भी बने। ऐसा नहीं कि हर समय हाथ आगे अड़ाए रखे। स्वाभिमान से कहे कि नहीं, मैंने अपना काम करना है। स्वावलंबन और स्वाभिमान दोनों साथ जुड़ के चलेंगे तो व्यक्ति जीवन में बहुत आगे बढ़ेगा। तो इसलिए हमने 5 चीजें तय की हैं: शिक्षा, सुरक्षा, स्वास्थ्य, स्वाभिमान, स्वावलंबन। चलिए, हमारे साथ कई सारे लोग हैं, उनके पास क्वेश्चंस हैं। आप माइक प्लीज दे दीजिए।
सुनील गर्ग जी हैं, जाने माने अर्थशास्त्री हैं। बहुत सरल भाषा में अर्थशास्त्र को। नमस्कार मुख्यमंत्री जी। जी सुनील जी, पिछली बार जैसे हमारा हरियाणा प्रदेश है और मैं हरियाणा से ही आता हूं, तो हमारा जो ईज ऑफ डूइंग बिजनेस में रैंक था 3rd था। तो डीआईपीपी ने सितंबर में जो रिपोर्ट दी सितंबर 19 में, तो उसमें हम 16 पे आ गए। 16 पर आ गए। तो आपकी सरकार ने बड़ा अच्छा एक पॉलिसी लेके आए, हरियाणा एंटरप्रेन्योर्स प्रमोशन पॉलिसी, और उसमें आपने विजन रखा है कि हम 1 लाख करोड़ की इन्वेस्टमेंट और 5 लाख रोजगार देंगे। तो मेरा सवाल यह है कि उसमें ठीक है कुछ पैरामीटर्स चेंज हुए हैं डीआईपीपी के हिसाब से, तो कुछ डिजिटल रिकॉर्ड्स की कारण से हम डाउन आए हैं। तो मेरा जो सवाल है वो ये है, क्योंकि ये ईज ऑफ डूइंग बिजनेस में नीचे जाना एक अच्छी बात नहीं होती, इन्वेस्टमेंट के लिए भी नहीं होती। तो क्या सरकार इस में क्या कदम उठा रही है कि हम पहले 2-3 रैंक में पहुंच जाएं, और आपको क्या भरोसा है कि अगले साल की जब रैंकिंग आएगी तो हम उसी 2 या 3 नंबर में पहुंच जाएंगे? धन्यवाद। देखिए, यही बात आपकी ठीक है कि वो जो सर्वे है 2018 का और 2020 का, उसमें कई भूमिकाएं जो है इस 2020 ने निभाई। उसके अंदर सर्वे ने, पहली बात तो ये कोविड का एक विषय था और उस ओर किसी डिपार्टमेंट का, सरकार का उतना ध्यान नहीं रहा जितना रहना चाहिए था। एक दूसरा, सर्वे का एक मेथड हमारे जो आयोजन करता थे, जो ईज ऑफ डूइंग बिजनेस का जो वर्ल्ड बैंक के नाते से वो करते हैं, उन्होंने एक सिस्टम निकाला कि हमको 100 नाम भेज दीजिए हर एक सेवा जो सर्विस है जिसके बारे में 340 पॉइंट थे। तो 340 पॉइंट में हर एक पॉइंट को आपने ठीक किया कि नहीं किया, आप उसके 100 बेनिफिशियरीज की लिस्ट दे दीजिए। वो लिस्ट जो है बहुत पहले की गई हुई थी। जिस लिस्ट को हमको दोबारा रिवाइज करना चाहिए था वो रिवाइज नहीं हो पाई। मैंने बताया कोरोना का एक बहुत बड़ा कारण था, और उसमें से उस सर्वे के माध्यम से उन्होंने कुछ टेलीफोन करने शुरू किए। टेलीफोन करने शुरू किए तो आगे वो अलर्ट थे नहीं, लोगों ने, किसी ने टेलीफोन उठाया, किसी ने नहीं उठाया। तो 25 टेलीफोन करने के बाद वो निर्णय लेते हैं हमने आगे बढ़ना कि नहीं बढ़ना है। वो एक पहलू ऐसा था कि जिस पर हम ध्यान नहीं दे पाए। हमारा ईज ऑफ डूइंग बिजनेस में अभी भी कोई कमी नहीं है। अगर आप हमारी जो एचईपीपी पॉलिसी देखेंगे, एचईपीसी की, वो पॉलिसी आज भी वैसी है, और जो नई पॉलिसी हमने 2020 की बनाई है उसमें अच्छे प्रावधान किए हैं। आज इंडस्ट्री आ रही है, इंडस्ट्री में अभी भी हमारे यहाँ बड़ी बड़ी इंडस्ट्री, छोटी इंडस्ट्री सब आ रही है। अभी कल ही फ्लिपकार्ट ने 140 करोड़ रुपए, 140 एकड़ का एक प्लॉट हमारे से खरीदा है, 3-3.25 करोड़ रुपए का के हिसाब से। हमारे यहाँ बहुत बड़ी बड़ी कंपनियां इस गुरुग्राम में आना कम नहीं हुई है। आज भी एचएसआईडीसी के हमारे जो प्लॉट्स हैं, वो जो उनकी रिजर्व प्राइस है, उस रिजर्व प्राइस से पिछले महीने में 21 प्लॉट उन्होंने बेचे, और उस प्लॉट के अंदर जो रिजर्व प्राइस है, पहली बार हमने ये किया कि एचएसआईडीसी घाटे में जा रही है, तो घाटे में जा रही है तो अलॉटमेंट बंद कर दें और उसको आप ऑक्शन करना शुरू करें। उन 21 प्लाटों में 84 करोड़ रुपया जो उसकी रिजर्व प्राइस थी उससे ज्यादा पैसा आया। इसका मतलब इंडस्ट्री की आवश्यकता है तब ना। अगर मानो इंडस्ट्री की आवश्यकता नहीं होती तो कोई आता ही नहीं। इसलिए वो एक जिसको कहना चाहिए एक्सीडेंटल सर्वे, जिसके कारण से हम 3rd से 15 नंबर दिखा दिया, क्योंकि एक सर्वे है, सर्वे करने वाले अपने हिसाब से करते हैं। लेकिन आज भी मैं मानता हूं कि हमारी पोजीशन वही 2nd 3rd है, उससे कम नहीं हुई है, ऐसा मेरा मानना है। ये सर्वे डीआईपीपी ने किया है। नहीं, मैंने बताया ना, कोई चूक हो गई तो उसमें हो गई। हाँ, तो जो मैंने पढ़ा उसमें लगा कि जो लैंड डिजिटेशन के ऊपर उन्हें जो नंबर दिए बड़े कम दिए हैं। हाँ। तो सरकार उस पर क्या कदम उठा रही है? लैंड डिजिटलाइजेशन के ऊपर हमने पूरे प्रदेश की लैंड को डिजिटलाइज करना शुरू किया है। हमारे यहाँ एक जो सर्वेयर जनरल ऑफ इंडिया के अंतर्गत जो एक प्लानिंग चल रही है, उसमें प्रदेश का 44,212 वर्ग किलोमीटर एरिया पूरे का पूरा हम डिजिटलाइज कर रहे हैं। और उस डिजिटलाइजेशन के अंदर एक बड़ा काम भी हमने और किया है, जो सारे देश भर में हमारे करने से बाद शुरू हुआ। क्या? ये जो ग्रामीण क्षेत्र के अंदर लाल डोरा नाम की व्यवस्था थी, ये लाल डोरा नाम की व्यवस्था सबसे पहले हमें लगा कि इसके अंदर कोई रेवेन्यू का रिकॉर्ड ही नहीं है गांव का। उस गांव में मालिक कौन है जमीन का, हमारे पास रेवेन्यू में कहीं नहीं है, केवल पंचायती कब्जा होता है और वो उसकी जमीन हो जाती है। पंचायत कहती है जमीन इसकी है तो हो गई। अब हमने उसका सारे का सर्वे कराया और उसको सबको रजिस्ट्री देकर के मालिक बनाया। इस स्कीम को प्रधानमंत्री जी ने स्वामित्व नाम देकर के हरियाणा की स्कीम को सारे देश भर में लागू किया। 8 प्रदेशों ने काम शुरू कर दिया है और हमारे भी उसके अंदर लगभग 2200 गांव ऐसे हैं, उनका सर्वे हो चुका है। 6700 गांव का जो सर्वे है वो लगातार चल रहा है और उसके अंदर हमारे लगभग 30 ड्रोन हैं, वो काम कर रहे हैं। ड्रोन के द्वारा डिजिटलाइजेशन का जो सर्वे करेंगे और उसके बाद सारा रिकॉर्ड हमारा डिजिटलाइज होगा। बल्कि हमने तो उसमें से हमारी जो रजिस्ट्रेशन का काम है,
ई रजिस्ट्रेशन को वेब हेल्थ के साथ जोड़ दिया है, और उसके कारण से हमारे यहाँ थोड़ी परेशानी भी हुई है कि 1 एकड़ से जो छोटी जमीन होती है, जो शहरों का एरिया रहता है, उसके अंदर हम रजिस्ट्री हमने खोली नहीं है। उसका एनओसी लेना पड़ता है कि मैं ये जो जमीन है ये मेरी खेती की जमीन है, तब उसको एनओसी मिलेगा। अगर खेती की नहीं दिखाएगा, वहां कोई मकान बनाएगा, छोटा मोटा स्ट्रक्चर बनाएगा, तो उसकी रजिस्ट्री नहीं होगी, जिसके कारण से अनऑथराइज्ड कॉलोनीज ये बननी रुक गई है। तो इस प्रकार से डिजिटाइजेशन का काम हमारा लगातार चल रहा है, और वो एकमात्र कारण है, तो उसको हम अगली बार सबसे आगे निकलेंगे मुझे लगता है। अब मुझे लगता है कि बहुत सारे संशय और बहुत सारी चर्चा आप लोग मुख्यमंत्री जी से करना चाहते होंगे, पर एक एक सवाल अगर आप ले लें, क्योंकि बहुत टाइम हमें मुख्यमंत्री जी दे चुके हैं। नहीं, तो मैं सेकंड जवाब लंबा तो नहीं दे रहा, छोटा कौन छोटा सर सवाल बहुत सारे हैं, इसलिए आप जवाब दीजिए, मुझे लगता है आपके जवाब से तो संतुष्टि मिलेगी। योगेश भाटिया जी हैं, आई थिंक एमडी एंड फाउंडर हैं डिटेल के। जी नमस्कार माननीय मुख्यमंत्री जी, मैं योगेश भाटिया हूं, करनाल से बिलोंग करता हूं। पिछले 10 साल से गुड़गांव में व्यापार कर रहा हूं, और मैंने इलेक्ट्रिक व्हीकल उद्योग में लास्ट ईयर ही कदम रखा है। मैं पूरे हरियाणा की स्टार्टअप मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री की तरफ से एक छोटा सा निवेदन आपसे करना चाहता हूं। इलेक्ट्रिक व्हीकल पॉलिसी, यस, इलेक्ट्रिक व्हीकल पॉलिसी आपकी है, बना रहे हैं। जी, उस व्हीकल पॉलिसी को मैं देखते हुए आपसे एक निवेदन करना चाहता हूं कि स्टार्टअप मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स को एक अलग से तवज्जो और एक प्रायोरिटी दी जाए। उनको जो भी फैसिलिटीज चाहिए उनको प्रोवाइड करवाई जाए, लैंड की या कुछ फंड्स की, जिससे कि वो लोग अपनी कैपेबिलिटीज को यूटिलाइज करते हुए हरियाणा स्टेट का नाम खाली भारत में नहीं पूरे विश्व में फहराएं। इसके ऊपर मैंने कदम रखा लास्ट ईयर, और मैंने दुनिया का सबसे सस्ता 2 व्हीलर इलेक्ट्रिक व्हीकल 20,000 रुपए में लॉन्च किया, और आगे मेरी प्रक्रिया चल रही है। और एक छोटा सा निवेदन मैं लेकर आया हूं, जो भारत में अभी तक इलेक्ट्रिक व्हीकल के लिए लिथियम आयन बैटरी का मैन्युफैक्चरिंग यूनिट नहीं है। मेरे पास कल ही यूएसए की एक टेक्नोलॉजी कंपनी से प्रस्ताव आया है कि वो वेस्ट से वेल्थ मींस राइस ब्रान और शुगर केन के वेस्ट से लिथियम आयन सेल का एक कंपोनेंट्स देने जा रहे हैं। वो मेरे पास प्रपोजल आ गया, मैं पर्सनली अभी आपको देना चाहता हूं, और उस पर थोड़ी सी तवज्जो दी जाए। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। देखिए, जो भी कोई नई टेक्नोलॉजी आएगी उसका हम स्वागत करेंगे, क्योंकि नई टेक्नोलॉजी हर दिन कुछ ना कुछ बदल रही है, आ रही है। अब ये जो इलेक्ट्रिक व्हीकल का भी एक सेक्टर है, ये बहुत नया सेक्टर है। धन्यवाद 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 धन्यवाद। ये एकदम बहुत नया सेक्टर है, तो इसमें जब नया सेक्टर होता है, कुछ पॉलिसी को बनाते समय, पहली बार पॉलिसी बनते थोड़ा समय लगता है, सब लोगों से, स्टेक होल्डर से, सबसे परामर्श करना पड़ता है, उनकी ओपिनियन लेनी पड़ती है। एक कठिनाई थोड़ी सी मैं आपको बता देता हूं कि दिल्ली के निकट होने के कारण से हमारी एक लैंड प्रॉब्लम है, क्योंकि लैंड बहुत महंगी हो गई है। जहां कहीं लैंड सस्ती है, आज वहां हम लैंड की फैसिलिटी देने के लिए तैयार हैं, लेकिन जब लैंड इतनी महंगी दिल्ली के आसपास होगी, तो यहां हमने लैंड उपलब्ध कराना थोड़ा कठिन है। तो उसमें से हमने लैंड लीज पॉलिसी बनाई है कि भी अगर कोई खरीद नहीं सकता या हम फ्री नहीं दे सकते, तो लैंड लीज की पॉलिसी, तो सस्ते दामों पर लीज 5 साल के लिए, 10 साल के लिए, 20 साल के लिए, जो कोई लैंड को लीज पर लेना चाहता है वो दी जा सकती है। दूर दराज अगर, यानी सेक्टर डी में, क्योंकि आप तो सारा अच्छी हमारी जो हरियाणा एंटरप्रेन्योर पॉलिसी जो देखी होगी, उसके अंदर हमने सारे एरिया को 4 सेक्टर्स में विभाजित किया है, ABCD। डी ऐसा एरिया है जो दूर दराज का एरिया है, जहां भी इंडस्ट्री पहुंची नहीं है, वहां जमीनें भी सस्ती हैं, वहां कोई लेना चाहेगा तो हम लैंड भी उसको दे देंगे। वीरभान जी, आपका कोई सवाल है? नमस्कार मुख्यमंत्री महोदय, मेरा नाम वीरभान शर्मा है, मैं प्रेसिडेंट हूं फरीदाबाद IMT इंडस्ट्रीज एसोसिएशन का। सर, थोड़ी देर पहले हालांकि पैनल डिस्कशन में भी हम लोग आपकी तारीफ कर रहे थे कि आपने जो इंडस्ट्रियल पॉलिसी बनाई है वो मेरे ख्याल अब तक की सबसे बेहतरीन पॉलिसी है, और उसका सबसे बड़ा कारण ये रहा कि आपने सभी इंडस्ट्रियल स्टेक होल्डर और जितनी भी एसोसिएशन थी सबसे आपने सजेशन लिया और उसमें मैक्सिमम उस पर इम्प्लीमेंटेशन किया, उसके लिए आपका बहुत धन्यवाद। सबसे बड़ी बात है सर, HSIDC हरियाणा में बहुत बड़ा स्टेक होल्डर है, और उसकी एक अपनी EMP है, स्टेट मैनेजमेंट पॉलिसी। डेफिनेटली वो इन लाइन विद द इंडस्ट्रियल पॉलिसी ऑफ हरियाणा बनती है। तो ये कब तक बन जाएगी, क्योंकि बहुत सारी फैसिलिटी जो हमें मिलनी चाहिए वो अभी तक नहीं मिलेगी जब तक EMP 2020 या 2021 नहीं बनेगी। देखिए, जो भी पॉलिसी बनेगी, वो जो पहले से हमारी इंडस्ट्रियल पॉलिसी बनी है, उस पॉलिसी में ज्यादा डिफरेंस उसका नहीं होगा, क्योंकि अगर सम्यक नहीं रखेंगे तो फिर कई प्रकार के अंतर उसमें आएंगे। जो HSIDC की भी पॉलिसी नहीं होगी, वो भी हमारी जो इंडस्ट्रियल न्यू पॉलिसी बनी है उसके अकॉर्डिंगली होगी। थोड़े बहुत अंतर होंगे, जो जमीन अलॉट करेंगे, जमीन की जो हमारी पॉलिसी आएगी, लीज पॉलिसी आएगी, वो उसके अंदर इनकॉर्पोरेट होगी, क्योंकि अब जमीनें, मैंने बताया, HSIDC से हमें फ्री उसको बांटना या देना वो संभव नहीं है।
अब तो या तो बिक्री होगी उसकी, या उस लैंड को हम लीज पॉलिसी के अंतर्गत देंगे। और जो उसके अंदर हमारी जितनी पॉलिसी में इंसेंटिव्स देने हैं, वो इंसेंटिव्स पहले से डिफाइन है। वो जो मेगा प्रोजेक्ट्स हैं उनके लिए अलग हैं, जो छोटे प्रोजेक्ट्स हैं उनके लिए अलग हैं, और ABCD के हिसाब से जो एरिया है उसके हिसाब से बनी हुई है। सर उसमें ना कुछ सर्टेन पॉलिसीज ऐसी है, जैसे परमिशन टू लीज है या फायर एनओसी वगैरह, उसमें जब तक EMP वो अपनी नहीं बना लेंगे तब तक हमें उसका बेनिफिट नहीं मिलेगा, पर्टिकुलरली जो HSIDC इंडस्ट्रियल प्लॉट होल्डर्स जो हैं। पहले से प्लॉट होल्डर्स जी जी जी, तो वो कब तक ये अपनी EMP HSIDC वाले बना चलिए देंगे? ठीक है, HSIDC को मैं इस बात को ध्यान करूंगा ताकि जल्द ही जल्द उसको कराएं। थैंक यू वेरी मच। कोई और सवाल है? जी, अपना नाम बताइए। जी नमस्कार मुख्यमंत्री जी, मैं आनंद शंकर हूँ, गुड़गांव में रहता हूँ। भारत आज विश्व में एक विकासशील देश से विकसित देश की ओर अग्रसर हो रहा है, उसमें बहुत बड़ा योगदान आपके कुशल नेतृत्व का भी है, तो इसके लिए पहले तो आपको बहुत बहुत बधाई और धन्यवाद। मेरा एक छोटा सा आग्रह ये होगा सर कि क्योंकि इंडस्ट्रियल बूस्ट को आगे बढ़ाने के लिए रियल एस्टेट एक बहुत बड़ा सेक्टर है जो बहुत बड़ी अपनी भूमिका अदा कर रहा है भारत के ग्रोथ में, तो मेरा आपसे यही एक गुजारिश रहेगा कि रियल एस्टेट में कुछ बिल्डर्स को या जो इसमें लोग हैं या फर्स्ट इन्वेस्टर्स हैं उनको स्टैंप ड्यूटी में थोड़ी रिलैक्सेशन दी जाए ताकि और लोग इनकरेज्ड हों, गुड़गांव में और लोग प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट करें, और उससे एक राजस्व का लाभ तो होगा ही, साथ ही साथ बहुत सारे नए नए उद्योग उसमें जो घुस रहे हैं आ रहे हैं यहाँ पे, उनको भी काफी लाभ मिलेगा और गुड़गांव को एक नए आयाम की तरफ आगे बढ़ाएगा। तो ये मेरा एक आपसे आग्रह होगा कि कुछ स्टैंप ड्यूटी में और कुछ टैक्सेशन में कुछ ईज जरूर किया जाए। देखिए ये बहुत बड़ा सेक्टर है रियल एस्टेट का, मैं मानता हूं, लेकिन इसमें जो कठिनाइयां पैदा हुई हैं वो पिछली जो पॉलिसीज थी 2005 से प्रैक्टिकली रियल एस्टेट उठना शुरू हुआ था। उस समय लोगों ने अनाप शनाप तरीके से लाइसेंस लिए, उनके प्रोजेक्ट्स पूरे नहीं हुए और उसके अंदर EDC के डिफाल्टर हो गए। उनमें कमियां भी पॉलिसीज में बहुत थी, लेकिन अब उसको सारे को ठीक करने का जब उसमें काम किया है, पिछले 4-5 साल के अंदर इतनी पॉलिसीज हमने बनाई हैं, चाहे वो TOD की पॉलिसी है, चाहे वो लाइसेंसेस के बाइफर्केशन की पॉलिसी है, जो लाइसेंसेस को इकट्ठा करने की पॉलिसीज है, EDC के कई प्रकार के जो सर्टिफिकेट हैं वो हमने, यानी EDC की बजाय उसको जमीन को हम उसका हाइपोथेकेट कर लें, वो हमको दे दें बैंक गारंटी के माध्यम से, और कई तरह के इंटरेस्ट हमने छोड़े हैं ताकि ये दोबारा से पटरी पर आ जाए। बल्कि हमारा इस बार इंटरेस्ट पिछले 5 साल में ज्यादा नए लाइसेंसेस देने के बजाय जो पुराने लाइसेंस होल्डर्स हैं उनकी जो समस्याएं हैं, उनकी जो प्रॉब्लम्स हैं, उनको हल करने के लिए रेरा हमने बनाया। रेरा के माध्यम से लोगों की जो समस्याएं हैं वो हल हो रही हैं। तो ऐसी बहुत सी चीजें हमने की हैं। इसका जो हल है वो स्टाम्प ड्यूटी कम करना ही कोई हल नहीं है। अगर स्टाम्प ड्यूटी कम करेंगे तो अल्टीमेटली वो पास ऑन होगा कंज्यूमर पर, और कोई भी टैक्स चाहे लगाया जाए चाहे छोड़ा जाए, ये कोई व्यापारी कोई एंटरप्रेन्योर अपने पास नहीं रखता है, हमेशा लोड होता है। तो उसका कोई लालच इसलिए कराएंगे तो वो आपको अगर उसका कोई लाभ होगा ऐसा नहीं है, वो तो अल्टीमेटली कंज्यूमर को ट्रांसफर हो जाएगा, 1 मिनट में हो जाएगा। बल्कि पुराने लोग जिन्होंने पहले से काम किया हुआ वो उसमें फंस जाएंगे क्योंकि उनकी तो स्टाम्प ड्यूटी लग गई है। नयों को अगर बचत हो जाएगी तो नुकसान पुरानों को होगा। क्यों? पूरे विश्व में सर जितने भी विकसित देश हैं वो पहली बार पहले बायर्स को इसमें 1 से 2% के स्लैब में रखते हैं। तो ये अगर भारत में भी, आनंद जी, मुझे लगता है कि अगर हम मुख्यमंत्री जी से चर्चा करने बैठे तो पूरी शाम हो जाएगी। कोई फायदा नहीं है। कोई और सवाल आपका है? सीधा सवाल पूछें, बहुत भूमिका बांधेंगे तो मुझे लगता है वक्त ज्यादा जाया होगा। सीधा अगर कोई सवाल है तो, क्योंकि फिर मेरे पास एक सवाल और है, मैं इसे वाइंड अप की तरफ करूंगी, लेकिन क्योंकि अब जर्नलिस्ट हूं थोड़ा सा है प्रॉब्लम एक सवाल अभी चुनावों का समय को ध्यान रखते हुए आपको छूट है। चुनावों का दौर है, बंगाल में भी चुनाव है। मुझे आपकी जो राष्ट्रवादी छवि है, आपकी जो छवि है, क्या मनोहर लाल खट्टर भी वहां थोड़े दिन में दिखने वाले हैं? क्योंकि बंगाल चुनाव में इस वक्त ये भी माना जा रहा है कि थोड़े दिन में दीदी जय श्री राम जपती नजर आएंगी। देखिए कुल मिला के बंगाल की जो बात आपने कही, मुझे बहुत आशा है कि इस बार बंगाल में दीदी का तख्ता पलटेगा, कमल खिलेगा। असम में तो चुनाव हो ही चुके हैं, इसलिए हमारा जो नेतृत्व वहां गया हुआ है उसमें सब लोगों को जाना होता है ऐसा नहीं है।
जिसकी ड्यूटी लगती है वो जाते हैं, हम अपने आप उसमें जाने का कारण नहीं है कोई भी। और बंगाल भी मैं समझता हूँ जो सेट हो गया अब तो आखिर में लास्ट में 2 या 3 फेज बचे हैं। 4 फेज बचे हैं, कल एक फेज और हो जाएगा। वातावरण तो सारे फेज का बन चुका है। जाना होता तो शुरू में चले जाता, अब जाके क्या करेंगे। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। और आदरणीय मुख्यमंत्री महोदय से मैं कहूंगी कि बहुत बेबाकी से आपने विचार भी रखे हैं, वो चाहे उद्योग को लेकर हो, चाहे किसान और कृषि कानूनों को लेकर हो, क्योंकि हरियाणा कृषि, खेल, उद्योग सबसे जुड़ा हुआ है। और हरियाणा देश की अर्थव्यवस्था की रीढ़ की हड्डी में मैं मानती हूं कि रीढ़ की हड्डी है, जिसे और मजबूत करने के लिए आपके नेतृत्व और आपके नेतृत्व से तमाम जो यहाँ की जनता है उनकी उम्मीदों को बल मिलता है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका इस सेशन में हमारे साथ जुड़ने के लिए। लेकिन इसके साथ साथ मैं चाहूंगी कि जी मीडिया के सीईओ पुरुषोत्तम वैष्णव जी एक बार स्टेज पे आए, और मैं चाहूंगी कि हिंदुस्तान की बात के लिए जो हमारे वैल्यूएबल स्पॉन्सर्स हैं उनके लिए ये कार्यक्रम थोड़ा यादगार रहे। हम मोमेंटो भेंट करके एक इस कार्यक्रम की याद उनके साथ मुख्यमंत्री जी के हाथों से जोड़ना चाहेंगे। मैं निवेदन करती हूं कि आप मोमेंटोज यहां लेकर पहुंचे, और एक एक करके मैं सारे स्पॉन्सर्स को ऊपर बुलाना चाहूंगी। मेरे साथ यहां इंदिरा आईवीएफ से डॉक्टर निधि सलूजा है। मैम प्लीज जल्द से जल्द आप स्टेज पे पहुंचे, क्योंकि मुख्यमंत्री जी का बहुत प्रेशियस कीमती वक्त हमने लिया है। मुख्यमंत्री जी के हाथों से डॉक्टर निधि सलूजा, इंदिरा आईवीएफ से डॉक्टर निधि सलूजा, योगेश भाटिया जी एमडी एंड फाउंडर डिटेल से, प्लीज वेलकम सर। एमडी एलीट कंसल्टिंग ग्रुप के तुषार छाबड़ा जी, वीरभान शर्मा जी प्रेसिडेंट ऑफ FIMTIA के, तुषार छाबड़ा जी, अच्छा वीरभान जी आप पहले आ जाइए, प्रेसिडेंट हैं FIMTIA के तुषार छाबड़ा जी। इसके बाद एमडी हैं एलीट कंसल्टिंग ग्रुप के और सुनील गर्ग जी को भी मैं बुलाना चाहूंगी, क्योंकि आपके विचार इस कार्यक्रम में, इस पैनल में बहुत मजबूती से रखे गए। आप सभी से निवेदन है कि आप प्लीज बैठ जाइए, क्योंकि ये कार्यक्रम अभी उस आभार के बिना पूरा नहीं हो सकता जिसकी जरूरत इस वक्त हमारी तरफ से हम मुख्यमंत्री जी को भी एक याद, एक सप्रेम भेंट, एक मोमेंटो जी हिंदुस्तान की तरफ से देना चाहेंगे।